कई बार से मैं भिन्न भिन्न समस्या उस समय के हिसाब से उसको बोला। इस बार मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बोलने जा रहा हूँ। मेरा जन्म कलकत्ता शहर में हुआ। पिताजी का भी जन्म कलकत्ता शहर में हुआ। दादाजी का भी जन्म कलकत्ता शहर में हुआ। अफसोस की बात है, परंपरा के हिसाब से बंगाली भाषा हम लोग ठीक से बोल पाए नहीं, लिख पाए नहीं और पढ़ पाए नहीं। इस प्रकार का आपस में किसी भी बंगाली भाई से बात होता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इतने सालों से रहने के बाद बंगाली भाषा पढ़ना सीखे नहीं, बोलना सीखे नहीं। जो भी हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इस बंगाल को दो भागों में बांटा गया। एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल के हिसाब से बांटा गया। पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, सांस्कृतिक सभ्यता पूर्वी बंगाल से उत्तम थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट करीब 1890 के बाद इस पश्चिम बंगाल में बहुत सी इंडस्ट्री खोली गई, बहुत से कल कारखाने छोटे मोटे खोले गए, यूनिवर्सिटी खोली गई, पढ़ाई का, हॉस्पिटलों का और भी बहुत सा डेवलपमेंट हुआ। उन ब्रिटिश शासन काल में कई वर्ष तक भारत की राजधानी कलकत्ता ही को बनाया गया था। धीरे धीरे 1947 देश आज़ाद हुआ, दो भागों में बांटा गया। पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लग गया और पश्चिम बंगाल भारत का एक राष्ट्र से जुड़ गया। ये राज्य भारत के राष्ट्र में सहयोगी बना। 1960 के करीब इस क्षेत्र के, इस राज्य के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने बहुत से कारखाने और लगाए, उद्योगों लगाए, सड़कों का निर्माण किया, जन कल्याण के लिए बहुत काम आया। बाद में दूसरे मुख्यमंत्री हुए, इस परंपरा को बचा नहीं पाए और मालिक मजदूर का झगड़ा करके जो भी इंडस्ट्री बड़ी सी बड़ी थी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद प्रोडक्शन, लेबर प्रॉब्लम, मालिक का दबदबा, लेबर का असहयोग, आंदोलन चलता रहा। यहाँ के बच्चे कुचे जो लोग थे बुद्धिजीवी, बहुत से उद्योग कारखाने दूसरे प्रांत में रह गए। बंगाल का धीरे धीरे आज पोजीशन यह है, तरसता है। कुछ भी हो, स्थिति परिस्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। अब भी यहाँ के लोग इस परंपरा को नहीं निभा पा रहे हैं और न उसमें उद्योग लगाने का कोई, या कोई हॉस्पिटल बनाने का, या यूनिवर्सिटी खोलने का, इस प्रकार का कोई भी सरकार जो भी आती है इस ओर ध्यान नहीं देती है। जो भी हो, ये तो मैंने उन्नति
और पतन के बारे में बतलाया। बंगाल में घूमने का कई जगह है। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो यहाँ डेवलपमेंट करने का कारण, उसका उद्देश्य यही था। यहाँ से समुद्र ज़्यादा दूर नहीं है, बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी सामान बनते या भारत के किसी भी प्रांत से जो सामान आता, ये इस माध्यम से जहाज़ों के द्वारा व्यापार होता था। उस समय साधन सुविधा यही थी। पोस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से और जहाज विकास के हिसाब से पानी के जहाज के द्वारा एक देश से दूसरे देश का व्यापार होता था। इसका भी अंत हो गया। सिर्फ जिस क्षेत्र में उद्योग खुलेंगे, चीज़ों की पैदावार होगी, वो क्षेत्र डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसका अंत हो गया। आज यह पश्चिम बंगाल जो है हर प्रांतों से पिछड़ गया है। मेरा कहने का मतलब यह है, उद्योगपति और कर्मचारी दोनों के सहयोग से ही डेवलपमेंट होता है। न उसके प्रति श्रद्धा, न उसके प्रति उसके पर विश्वास। जो भी हो, उसे 2 जगह 3 जगह घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से दार्जिलिंग है, घूमा जा सकता है। गैंगटॉक है, कलिम्पोंग है, फॉरेस्ट सुंदरबन है, देखने लायक, घूमने लायक। उस क्षेत्र में दार्जिलिंग की साइड में जाते हैं, सिलीगुड़ी से ऊपर जब उठते हैं, चारों तरफ चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बहुत सी कंपनियां चाय की यहीं पर है और यहाँ पैदावार चाय की काफ़ी मात्रा में होती है। दूसरा यहाँ का डेवलपमेंट का कारण था, जूट इंडस्ट्री थी। पूरे भारत को क्या, विश्व में यहीं से जूट का निर्यात होता था। तीसरी चीज़, यहाँ के उद्योग में केमिकल, सिंथेटिक और इंजीनियरिंग टाइप की उद्योग थे, वो भी डेवलपमेंट हुए। जब हम बिहार से बंगाल के शहर में या बंगाल की ज़मीन पर जब गुजरते थे, जो चारों तरफ उद्योग नज़र आते थे, आज ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। यहाँ के लोगों की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, यहाँ का बोलचाल बहुत मधुर और सरल स्वभाव के व्यक्ति बंगाली भाई लोग प्रायः संतुष्टि प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कम पैसा भी हो उसमें भी गुजारा कर लेते हैं। और इनकी एक प्रवृत्ति है, साल में एक बार भारत का भ्रमण करते हैं। चाहे कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति कमाने वाला हो, वो भी साल में एक बार एंजॉयमेंट करने का पर्यटन कर लेता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी यही परंपरा थी। वो भी जीवन के कुछ क्षण निकाल के इसका आनंद प्रमोट लेते थे। ये यहाँ के लोगों में भी ये सवाल उठ गया। वैसे बंगाल भगवती का स्थान है, शक्ति की यहाँ पूजा होती है। दुर्गा जी के रूप में, काली के रूप में और सरस्वती के रूप में पूजा होती है। सरस्वती विद्या देने वाली, काली श्रृंगार करने वाली और दुर्गा पालन पोषण करने वाली, तीनों प्रकार की देवियाँ यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का रौनक अलग होता है। 4 दिन तक भव्यता से पंडाल बनते हैं। बिजली जगह जगह चमचमाती रहती है। रोशनी और पंडालों का मिलन और मूर्ति की कलाकारी को देख के मन अलग झूम जाता है। दुर्गा पूजा, काली पूजा,
या सरस्वती पूजा आने के कई महीना पहले से लोग प्रोग्राम करते हैं, किस प्रकार से पंडाल बनेगा, कैसी बिजली का वहाँ व्यवस्था होगी, कैसे मूर्ति कारीगरों के द्वारा बनाई गई मूर्ति का वो जांच पड़ताल करने के बाद उसको पंडाल में सुसज्जित रूप से सजाया जाता है। ये भी एक देखने लायक है। इस प्रांत में शक्ति की पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। बाकी जो पूजा होती है सार्वजनिक तौर पर हर व्यक्ति एक दूसरे के उत्सव में सहयोगी बनता है, चाहे राम जन्म उत्सव हो, चाहे शिव का जन्म उत्सव हो, चाहे गणपति का उत्सव हो, हर भाई एक दूसरे से मिलके उत्सव मनाते रहते हैं। होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, यहाँ के प्रवृत्ति लोगों की बड़ी उच्च और सरल स्वभाव के व्यक्ति है जो मैंने देखा। इसी प्रकार इनके यहाँ विवाह उत्सव होता है या कोई भी उत्सव होता है, ये अपने घर में ठाकुर पूजा करते हैं, चाहे वो माँ काली की हो या माँ दुर्गा की हो। उस ठाकुर के कमरे में उनकी आराधना और उनकी मनोकामना पूर्ण करते। कलकत्ता में घूमने की कई जगह है। जगत जननी शक्तिपीठ काली के नाम से काली घाट में इसका दर्शन होता है। 12 महादेव है, 12 शिवलिंग है यहाँ पर, और बीच में माँ दुर्गा का फोटो है, मूर्ति है। इसके बाद नवदीप धाम है घूमने लायक। चेतन प्रभु यहीं के रहने वाले, जन्म स्थली है। इन्होंने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम का जो कीर्तन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया और भगवान के चरण में उनकी मन लगने लग गया। और भी कई जगह यहाँ पर घूमने के लायक है। इस्कॉन का मंदिर है, नवदीप के सामने गंगा पार करने के बाद मायापुर पड़ता है। भगवता से नवदीप और मायापुर में इस्कॉन के द्वारा राधा कृष्ण की मूर्ति है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग 2 दिन 3 दिन के लिए वहाँ पर जाके अपना हवा पानी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर और भी भिन्न भिन्न प्रकार के पैदावार है। मुख्य पैदावार धान होती है। कुछ अंचल में गेहूँ भी, सरसों भी होती है। कुछ माइंस यहाँ पर है, कोयले की माइंस है, अबरक की माइंस है और आयरन की माइंस है। ये बंगाल शुरू से तरक्की पर था, लेकिन कुछ राजनीतिक वातावरण के कारण मजदूर और मालिकों में टकराव करके बंगाल आज बहुत ही पिछड़ गया है। कुछ हमने पिताजी लोग के ज़माने की बात सुनी, कुछ मैंने देखी और कुछ आज देख रहा हूँ, उसके आधार पर मैं ये बोला। वैसे कलकत्ता में घूमने के लिए जू है, म्यूजियम है, क्रिकेट का बहुत बड़ा ग्राउंड है और उस ग्राउंड में वर्ल्ड के खिलाड़ी लोग आके यहाँ पर खेल खेलते हैं। फिर बंगाल के प्रेमी घर घर में फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का यहाँ पर बहुत ही प्रचलन है और कई प्रकार की क्लबें हैं। इनकी आपस में फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट में जो जीत जाता है वो अपना उत्सव मनाता है। मेन स्पर्धा में 2 ही क्लब थे, एक ईस्ट बंगाल और एक मोहन बगान। और भी बहुत सी छोटी मोटी क्लबें थी, लेकिन
इनका प्रभुत्व और इनके चाहने वाले अलग अलग थे। कोई मोहन बागान का सपोर्टर, कोई इस बागान का सपोर्टर। जब इनकी मैच होती थी उस समय बंगाल झूम जाता था फुटबॉल के खेल में। इस प्रकार की बंगाल की जो हमको देखा सुना, बंगाल स्टेट के बारे में मैंने आपको बतलाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बहुत प्रोत्साहित किया। बाद में जो भी इस राज्य में राज किया उसने भी इसको निभाया, लेकिन कुछ गलत नीतियों के कारण आज बंगाल में कर कारखाने उद्योग बुरी तरह पिछड़ गया है। बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं मिलते हैं। एक समय ऐसा था पूरे भारत के हर प्रांत के लोग इस बंगाल में आके नौकरी करते थे। आज ये है यहीं के लोग दूसरे प्रांत में जाके नौकरी कर रहे हैं। ये एक हम लोग के लिए सोचनीय विषय है। अब आगे आने वाले समय में सरकार नहीं बनेगी, उसकी नीति क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी, मेरे हिसाब से समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से कुछ ऐसी कानून व्यवस्था करना चाहिए, न तो उद्योग लगाने वाले मालिकों का नुकसान हो और न श्रमिक भाई का नुकसान हो। दोनों के सहयोग से उद्योग का डेवलपमेंट होता है और लोगों को रोजगार मिलती है और लोगों का पालन पोषण होता है। इस प्रकार मैंने आपको बतलाया। दार्जिलिंग भी घूमने लायक है। दार्जिलिंग के पास में घूम है, मेघ है, और मेन विशेषता ये दार्जिलिंग से हिमालय की सबसे अच्छी चोटी कंचनजंगा और एवरेस्ट की जो शिखर चोटी है, ये दार्जिलिंग के आसपास से देखने का नज़ारा मिलता है। मैं एक बार दार्जिलिंग गया था, सुबह के समय माल रोड पर परिक्रमा कर रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था। सूरज का प्रकाश उस बर्फीली शिखर पर पीली पीली सुनहरी चारों तरफ से उसको ढक दिया था, और उस चोटी के नीचे छोटी छोटी जो पहाड़ों की शिखरा थी, जो हरियाली से कोहरा में छुप गई थी, और उसके पर सुनहरी परत ऐसे लग रही थी जैसे माने यहाँ सोना बिछा हुआ है। कंचन माने सोना होता है, और सूर्योदय का जो प्रकाश उस कंचन के ऊपर में पड़ा, और पड़ने के बाद उसकी चारों तरफ छटाएं बिखरी। वो सीन देख के मैं कभी भूलता नहीं हूँ। वो सीन कभी मैंने दोबारा देखा भी नहीं। ऐसा सीन मैंने माथा में आज भी उसको याद करता हूँ। ये बात 1990 की है, यानी 30 साल पहले मैंने ये दृश्य देखा था। दार्जिलिंग के उस माल रोड में खड़े होके प्राकृतिक का जो नज़ारा देखा वो भुला नहीं सकता। छोटी छोटी वहाँ पहाड़ियाँ हैं, पर्वत रोगणी, वहाँ पर ट्रेकिंग करते हैं और उच्च क्षेत्र में जाके उसका आनंद प्रमोद लेते हैं। दार्जिलिंग में नारंगी, मटर और भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर जंगलों में मिलती है। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, जो मेरे को जानकारी था मैंने आपको बतलाया। सतीश खंडेलवाल का शो जिस भाई को अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। इस प्रकार मैं अगले बार दूसरे राज्य के बारे में बोलूँगा।